मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, हम ना तो भूले हैं और ना ही भूलेंगे और ना इस देश को भूलने देंगे। याद रखिए, पालघर के संतों को न्याय जरूर दिलाएंगे। पालघर केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए आज एक यात्रा निकली थी, लेकिन मुंबई से पालघर के लिए निकली इस यात्रा को महाराष्ट्र सरकार ने बीच में ही रोक दिया और यात्रा निकालने वालों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, पालघर की घटना को आज 212 दिन पूरे हो गए। निहत्थे, निर्दोष और लाचार साधु संतों के ऊपर बरसाई गई थी लाठियों की ये तस्वीर हम तब तक नहीं भूलने देंगे, जब तक महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे नेताओं की जिद कमजोर नहीं पड़ जाएगी। लाठियों की इस बेरहम आवाज को हम तब तक सुनाते रहेंगे जब तक महाराष्ट्र की सत्ता में कान बंद करके बैठी सरकार बेचैन नहीं हो जाएगी। हत्यारी भीड़ की ये क्रूर हंसी और खाकी पहनकर साधुओं को भीड़ के हवाले करते पुलिस वालों की ये तस्वीर हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक पालघर में मारे गए संतों को पूरा न्याय नहीं मिल जाता। पालघर की पूरी घटना में सबसे अफसोस की बात क्या है दोस्तों? चुनाव के समय मंदिरों की परिक्रमा करने वालों ने, अपनी गोत्र बताने वालों ने, अपनी जनेऊ दिखाने वालों ने संतों के लिए आवाज उठाना जरूरी नहीं समझा। महाराष्ट्र सरकार की सीआईडी ने जो चार्जशीट सौंपी उसमें भी साजिश को दबाने की कोशिश की गई है। उसमें कहा गया कि पालघर में 2 संतों की हत्या की वजह अफवाह थी। देशवासियों, अफसोस की बात यह है कि संत साधुओं की हत्या के समय 2000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन पूछताछ सिर्फ 800 लोगों से हुई। चार्जशीट में सिर्फ आरोपियों का पक्ष रखा गया, संतों का पक्ष नहीं रखा गया। जो चार्जशीट दाखिल हुई वो सीआईडी से ज्यादा एक राजनीतिक दल की चार्जशीट लग रही थी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार ने न्याय का दस्तावेज नहीं बल्कि संतों के साथ अन्याय का दस्तावेज पेश किया और उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच नहीं होने दी और जो जांच कराई उसमें बताने से ज्यादा छिपाने का काम किया। ये सारी बातें इसकी डिटेल में रिपोर्टिंग रिपब्लिक भारत ने की है और आज जिस तरह से फिर एक बार न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश हुई है, यह तय हो गया है कि जो लोग संतों का अपमान करते हैं उनसे संतों के लिए इंसाफ की उम्मीद करना गलत है। इसलिए आज मैं इस मुद्दे पर खुलकर बहस करना चाहता हूं और इसलिए भूलिए मत, पालघर के मुद्दे पर आवाज उठाते रहिए और पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि पालघर केस में पुलिस के जरिए कब तक लोगों के आक्रोश को दबाएगी सरकार। हर बार जब आक्रोश होता है, लोग रास्ते पे आ जाते हैं तो उद्धव सरकार दबाती है। कब तक दबाएगी उद्धव सरकार? और जिन पुलिस वालों के सामने संतों की हत्या हुई उन्हें अब तक आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? और हत्या के समय कुछ पार्टी के नेता भी मौजूद थे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो सवाल ये लोग सोचते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जेल भेजकर ये सवाल पूछना बंद करेंगे तो गलत है कि सीबीआई जांच से डर क्यों रही है उद्धव सरकार। यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत।
महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या को 7 महीने हो गए, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में साधु संतों ने जो जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसे महाराष्ट्र सरकार ने बीच में ही रोक दिया। जैसे ही राम कदम अपने घर से बाहर निकले, पुलिस की ओर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पालघर साधु हत्याकांड में साधुओं को बहुत निर्ममता से मारा गया, जघन्य हत्या हुई। उनकी चीख, उनका दर्द आज भी हमारे कानों में, कर्णों में है। हमारी जन आक्रोश यात्रा को इस दमनकारी सरकार ने रोका है, दुस्साहस किया है। हम कोई आतंकवादी नहीं है। संतों को रोकती है सरकार, संतों को पुलिस थाने ले आती है। 16 अप्रैल 2020 की रात पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी। रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जिसका पूरा देश समर्थन कर रहा है। हिंदुस्तान ये साधु संतों का देश है, इसमें साधुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये भावना सभी की है। इसलिए तो भाजपा विधायक ने ये आंदोलन छेड़ा है और उनकी जो मांग है कि सीबीआई के पास एक केस देना चाहिए, हम उससे सहमत हूँ। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच कराना चाहती है? आखिर किसको उद्धव सरकार किसको बचाना चाहती है, किन हत्यारों को बचाना चाहती है? तो सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार पालघर को लेकर जिद पर क्यों अड़ गई है? आखिर उसे किस बात का डर है? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज डॉक्टर संबित पात्रा, राम कदम, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी, स्वामी दीपांकर और ममता काले, और दूसरी तरफ विक्रम सिंह यादव, प्रेम कुमार, संजीव कौशिक और राजपुंज। तो पूछता है भारत डॉक्टर संबित पात्रा की राम कदम कह रहे थे कि मुझे मुंबई से पालघर एक यात्रा करनी है, तो यात्रा करने देते? पूछता है भारत आज संबित पात्रा पहले विक्रम सिंह यादव से कि भाई कैसी इनसिक्योरिटी है आपकी? राम कदम अगर मुंबई से पालघर जन आक्रोश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें करने दिया जाए, और उसके साथ आप भी चलिए उनके साथ। आप भी, आपने सुना मेरी बात, आप भी राम कदम के साथ चलिए पालघर। मगर उठा दिया संबित पात्रा, अरेस्ट कर दिया। आजकल इनकी फितरत बनी हुई है, कोई भी रास्ते में चलते फुलते उसको अरेस्ट कर दो। नहीं, अरेस्ट करने की बीमारी है। हाँ, अरेस्ट करने की बीमारी है इनको। अरे भाई ये लोग राजनीति बोलता हूँ अर्नब जी, आप बोलिए। घर का जितना दुख हमें है। पहले विक्रम सिंह की बात सुनने संबित पात्रा, पहले विक्रम सिंह की बात सुनने, उसके बाद विक्रम सिंह शांत हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। ये जरा एंटी साधु स्पोक्स पर्सन जरा चुप हो जाए तो मैं बोलूंगा। पहले तो मैं राम कदम जी यहाँ मौजूद हैं, मैं राम कदम जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक जनता के विषय को, जन आक्रोश के विषय, एंटी साधु तो आप, आपको अगर इतनी चिंता थी, आपको अगर इतनी चिंता थी तो आप अभी सीबीआई जांच करा दें। चलिए, आप अगर प्रो साधु हैं तो मुझे बोलने दीजिए ना। क्यों नहीं कराई सर? आप अगर प्रो साधु हैं तो मुझे बोलने दीजिए, चिल्लाइए मत। अर्नब जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोगों को चिल्लाने का बंद करवाइए। मैं जरा आराम से बोल लूं, हम दंगे ना करें, शांति से बोलें। मैं पहले तो राम कदम जी को धन्यवाद कर रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं राम कदम जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से जनता के विषय को एक आक्रोश यात्रा के माध्यम से निकालने की कोशिश की, ये एक जनता के प्रतिनिधि होने के कारण आपका दायित्व था, आपने अपने दायित्व का निर्वहन भी किया, और देखिए हिंदुस्तान के मूल चरित्र को आपने जीवित रखा। बहुत धन्यवाद राम कदम जी। और ये धन्यवाद एक बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं इस देश के निवासी के नाते आपको देता हूं। नंबर 1। नंबर 2, अर्नब जी बिल्कुल सही कह रहे थे। आजकल इनके जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वहां ये केवल अरेस्ट करना चाहते हैं। और मैं तो ये टीवी के माध्यम से ओबामा जी से कहूंगा, परसों ओबामा जी के नाम पर भी एफआईआर हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि ओबामा जी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ कहा है, तो किसी थाने में ओबामा जी के खिलाफ एफआईआर हो गया है। गलती से अगर ओबामा जी अगली बार मुंबई आ जाएंगे तो ओबामा जी को भी कस्टडी में भेजा जा सकता है, ओबामा जी का भी गिरफ्तारी हो सकता है। ओबामा जी जरा सावधान रहिएगा, ये कभी भी उठा सकती है। ये कंगना रनावत, अर्नब गोस्वामी के बाद ओबामा जी का नंबर ना आ जाए, इसके भी सावधान रहिएगा। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं।
अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। मुझे साधुओं की चिंता है और मुझे डेमोक्रेसी की। क्यों आप ओबामा को अरेस्ट करने वाले हैं ना? आप ओबामा को अरेस्ट करने वाले हैं क्या? आप चिल्ला रहे हैं यहाँ पे? शांति से सुनिए। देखिए अर्नब जी, यहाँ जूना अखाड़ा, यहाँ पर मैं आज रिपब्लिक भारत, आज बच्चा देखता है रिपब्लिक भारत के माध्यम से मैं जूना अखाड़ा के तमाम संतों को, तमाम साधुओं को चरण स्पर्श करके नमन करता हूं। जूना अखाड़े के बीच हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा है जूना अखाड़ा, और जूना अखाड़ा के दो साधुओं की एक सेकंड रुकिए, मैं जूना अखाड़ा के बारे में बोल रहा हूं, यहाँ पर चिल्लाया ना जाए, ये बहुत ये अन्याय होगा जूना अखाड़ा के साथ। मैं जूना अखाड़ा के बारे में मुझे अच्छी बातें बोलने दी जाए। ये जो व्यक्ति चिल्ला रहे हैं नीला शर्ट पहन के, ये जूना अखाड़ा का अपमान ना करें, मुझे बोलने दिया जाए। अरे यूपी एक सेकंड आप चिल्लाइए, तू तड़ाक मत करिए और शांति से सुनिए। मैं जूना अखाड़ा के लिए अच्छी बातें कर रहा हूं और जूना अखाड़ा के लिए इस प्रकार से चिल्लाना ये उचित नहीं है। मैं जूना अखाड़ा के तमाम साधुओं का चरण स्पर्श करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देखिए ये हिंदुस्तान का सबसे बड़े अखाड़ों में से एक है, हम सबका आप में आस्था है। और अर्नब जी, आप जिस प्रकार से जूना अखाड़ा के इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपका साधुवाद, और बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अरे 7 महीने हो गए, 2 साधु और उनके ड्राइवरों को जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, वो वीडियो आज भी हम देख नहीं सकते। उन वीडियो को देखने से हमारा दिल, अरे अधर्मी, ये अधर्मी कौन है? कौन है ये अधर्मी नीले शर्ट पहन के? ये अधर्मी को कहां से लाए? अरे अधर्मी शांत हो जाओ। अधर्मी तुम अधर्मी हो। अरे अधर्मी तुम किस प्रकार से चिल्ला रहे हो? अरे अधर्मी शांत होके बैठ जाओ। अभी साधु सन्यासी तुम्हें अभिशाप दे देंगे और तुम्हारा पूरा राजनीतिक जीवन लोकतांत्रिक तरीके से समाप्त कर दे। अर्नब गोस्वामी, अधर्मियों को मत लाया करो। अर्नब गोस्वामी, आप इन अधर्मियों को और इन विधर्मियों को मत लाया करो डिबेट में। अरे नीला शर्ट पहन के ये अधर्मी कहां से आया है? ये पालघर के साधुओं के विषय में मैं यहाँ न्याय की मांग कर रहा हूँ। और ये अधर्मी मामला बहुत संगीन है, भिन्न प्रकार का चेहरा, मामला बहुत संगीन है। मुझ पर नाराज हो रहा है। संबित जी, अधर्मी बैठ जाओ। संबित जी, मामला बहुत सीरियस है। अरे क्या कपड़े बेचने वाले हो क्या तुम? देखिए मेरी बात सुनिए विक्रम जी, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड आदमी हैं। देखिए आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड आदमी हैं। आप एक समय आपकी पार्टी एक मिनट विक्रम जी, क्यों सीबीआई जांच ना हो? आप लोग जांच नहीं करेंगे और किसी को जांच नहीं करने देंगे। होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं होनी चाहिए। नहीं, आपको कहां है टाइम जांच करने की? इनके पास है। आपके पास कहां है टाइम जांच करने की? नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके पास टाइम नहीं संबित पात्रा जी, इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की। इनकी एक ही टाइम है इन्वेस्टिगेट करने की कि रिपब्लिक भारत की टीआरपी इतनी ज्यादा क्यों है? रिपब्लिक भारत की टीआरपी क्योंकि इतनी हाई है, यही उनकी इन्वेस्टिगेशन की कैपेबिलिटी है। दिन भर सुबह शाम दिन रात एक ही बात इन्वेस्टिगेट करता है, रिपब्लिक 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 रिपब्लिक। सुबह शाम अरे बोलो परमवीर को बोलिए कि कहां समय है, कहां समय इनको पालघर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की? खुलासा मैं करूंगा आज संबित पात्रा, खुलासा मैं करना चाहता हूं संबित पात्रा जी। इन्होंने आज आपने कहा जी अर्नब जी, और हमारे साथ आज स्वामी नारायण गिरी जी महाराज है, महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी है हमारे साथ। महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी जूना अखाड़े के, आपको पता है कि इनकी जो लड़ाई मेरे साथ है वो सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु जी सिर्फ और सिर्फ पालघर मामले से शुरू हुई थी और इन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया। इन अधर्मियों ने, इन बेशरमों ने मुझ पर एसिड अटैक की, फिर मेरे को पुलिस के समन भेजे, फिर मेरे को अरेस्ट किया, फिर मेरे को जेल में रखा। यूपी में 20 साल और मैंने जब बाहर आया, एक मिनट, जब मैंने कहा बाहर आके कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, मैं चाहता हूं कि इन अधर्मी लोग ये सुने, क्योंकि जगत गुरु जी ये लोग चाहते थे कि ये सब करके हम चुप हो जाए। क्या हम चुप होंगे जगत गुरु जी? मैंने तो ठान लिया जगत गुरु जी। 50-100 बार हमको जेल भेजे, बेटा ऐसा हमने है, ठान लिया है जगत गुरु जी, हम भूलने नहीं देंगे।
पालघर को और किसी और बेटा मुद्दे ये को? ऐसा जगत गुरु है जी। कि ये लड़ाई पालघर से स्टार्ट हुई, बिल्कुल आप पे 200 मुकदमा दर्ज किया जी, अत्याचार किए, फिर एसिड अटैक किया जी, और फिर शशांत और रिया केस में आपको दबाने की कोशिश की गई लेकिन आप निडरता से डटे रहे। बिल्कुल। जो 8 दिन भी आप अंदर रहे और आपको जेल भेजा गया जी, आपकी हत्या कराने की साजिश से जेल भेजा गया। बिल्कुल। सारे कानून की धज्जी उड़ा दी। बिल्कुल। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार का पतन बहुत नजदीक है। संतों को इंसाफ सरकार के पतन से ही मिलेगा। हम तो केंद्र से सुन लो विक्रम, सुन लो विक्रम, कि जैसे सुन लो संजीव कौशिक, प्रेम कुमार, धारा 356 के तहत राष्ट्रपति राज लाके सरकार बर्खास्त की जाए, क्योंकि इन्होंने सारे कानून की धज्जी उड़ा दी। कानून एक तरफ है, लोकतंत्र खत्म कर दिया। वाले आप लोगों को मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, इन्होंने उसको दबाने का प्रयास किए गए। इनकी बातों को समझो, ये बीजेपी वाले आप लोगों को इस्तेमाल, ये डर रहे हैं, इनको पता है कि साजिश सरकार को, तो जैसे सुशांत सिंह के लिए इन्होंने सीबीआई भेजी, संबित पात्रा जी पहले दिन सीबीआई जांच चाहते, ये नहीं चाहते। संबित पात्रा और जगत गुरु जी, सरकार बर्खास्त कर दीजिए, ये नहीं चाह रहे। ये क्या कह रहे हैं प्रेम कुमार जी संबित पात्रा को? देखिए अर्नब जी, सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत नहीं है, उसका टाइम अप हो चुका है। कर दीजिए। नहीं वो ललकारता हूं मैं, नहीं, वो आप लोग बर्खास्त करेंगे सरकार को, जरा इनको शांत नहीं, आप ठीक है, आप सुनिए, ठीक है, चैलेंज मत करिए, आप तो सबको शांत कराएंगे। चिंता मत करिए, जनता उखाड़ फेंकेगी इस सरकार को, जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, उसकी चिंता मत करिए। देखिए अर्नब जी, यहाँ पर साधु संत भी बैठे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, इनको कहिए ये चिल्लाए ना और मुझे ध्यान से सुना जाए। अर्नब गोस्वामी, ये जो वीडियो आप बीच में चला रहे हैं, ब्लर करके चला रहे हैं, इन वीडियो को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आप इन लोगों के आचरण को देखिए जरा। 2 साधु पहले पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, और आप पुलिस के व्यवहार को देखिए, वहां कोई 1 या 2 पुलिस नहीं था, वहां 15 और दर्जनों पुलिस थी, और दर्जनों पुलिस ने धक्का मार दिया उन साधु को उस क्राउड की तरफ जिन्होंने लिंचिंग की। मैं अब बड़ा खुलासा करता हूं, आप जानते हैं वहां एनसीपी का नेता काशीनाथ चौधरी मौजूद था। वहां काशीनाथ चौधरी जो एनसीपी का बड़ा नेता है, जो जिले का चेयरमैन है और जो अनिल देशमुख होम मिनिस्टर का अत्यंत नजदीकी आदमी है, वो काशीनाथ चौधरी वहां मौजूद था। सीपीएम के 3 नेता वहां मौजूद थे, विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर, ये 3 नेता वहां मौजूद थे, ये सीपीएम के नेता हैं। तो ये जो कोएलिशन की सरकार वहां चल रही है, आगाड़ी पिछाड़ी की सरकार, इनका एक साजिश था और साजिश के अंतर्गत साधुओं की हत्या की गई है, और इसीलिए ये सीबीआई से दूर भागना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, सुनिए, शर्म भी नहीं आ रही है? मैं पूछता हूं, मैं एक मिनट प्रेम कुमार जी 2 मिनट, राम कदम भी प्रोग्राम पर है, तो मैं पूछता हूं कि पालघर साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच से उद्धव सरकार क्यों डर रही है? सवाल सीधा है, मैं बताता हूं दोस्तों कि इनका डर क्या है। बीजेपी वाले से पूछो ना, मैं कहता हूं इनका डर क्या है। बीजेपी वाले से पूछो। इनका डर ये है कि अगर सच्चाई से जांच हो तो पूरी ईमानदारी से जांच हो गई अगर, तो यह पता चलेगा कि इनकी निकम्मी पुलिस ने कैसे साधुओं को के हत्यारों के आगे असहाय छोड़ दिया था। साधुओं को यह भी पता चल जाएगा कि साधुओं की हत्या के लिए हत्यारी भीड़ को इकट्ठा किसने की बात निकल जाएगी प्रेम कुमार जी, तो यह पता चल जाएगा कि कैसे संतों की हत्या के बाद जांच के नाम पर लीपापोती क्यों हो रही थी। लीपापोती कर रहे हो तुम लोग जांच के नाम पर, तो यह भी पता चल जाएगा कि पूछता है भारत कि आखिर किसके दबाव में संतों को न्याय दिलाने में देरी हो रही है। यह भी
पता चल जाएगा। राम कदम को जाने दो, जाने दो, जाने दो, राम कदम को पालघर जाने दो, राम कदम को पालघर जाने दो। डरते क्यों हो? अगर राम कदम पालघर जाए तो क्या बिगड़ जाएगी आपकी प्लानिंग में, बताइए मुझे। बीजेपी का झंडा लेके निकलिए। आप राम कदम को पालघर जाने क्यों नहीं देते? मैं तो सच्चाई का झंडा लेके निकलता हूं और मैं सब जगह सच्चाई का झंडा गाड़ता भी हूं। आप राम कदम को क्यों नहीं जाने देते? राम कदम बैठे हैं जी, आप बोल रहे थे राम कदम बैठे हैं, उनको जाने दे। प्रदर्शन हुआ, अरे बोलते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन हुआ, बीजेपी का प्रदर्शन हुआ, बीजेपी प्रदर्शन करेगी। अर्नब गोस्वामी डिबेट लेके बैठे। ओ भाई मेरे प्रेम कुमार, कुछ बोलेंगे? ओ भाई प्रेम कुमार मेरे, तुम्हारे बंटी और बबली के लिए, तुम्हारे पार्टी के बंटी और बबली के लिए 5 लोगों को 5 करोड़ रुपए दिए जाए तो भी नहीं निकलेंगे। पत्रकारिता का तुम्हारी अंतोनिया दी माइनो सरकार, तुम्हारी अंतोनिया दी माइनो सरकार, तुम्हारी इटली वाली सरकार और तुम्हारे बंटी और बबली वाली पार्टी, हारी हुई पार्टी, हर इलेक्शन में 2 वोट नहीं मिलते, कोई तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता। भारत के लोग तुमसे घृणा करते हैं, तुम राम कदम को क्यों रोक रहे हो बताओ मुझे, पूछता है भारत। राम कदम क्या कर लेगा? प्रेम कुमार चिल्लाओ मत। ये बताओ, कांग्रेस, ये बताओ कि राम कदम से डरते क्यों हो? राम कदम अगर पालघर गए तो क्या होगा? राम कदम जी आइए डिबेट पे। राम कदम जी ये रोक क्यों रहे आपको? हो जाएगी आपकी टीआरपी। राम कदम, अरे मेरी टीआरपी की चिंता मत करो। यहाँ पर बड़ी, तुम राम कदम को पालघर क्यों नहीं जाने दे रहे बताओ मुझे, पूछता है भारत। अरे उत्तर प्रदेश में अर्नब जी यहाँ पर मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह दूं, 212 दिन हो गए उन साधुओं की चीख आज भी ये देश भूला नहीं है। विगत कुछ काल में कोरोना था, उस अंतराल में साधु संत के मन में, हृदय में क्रोध था, शांत थे, पर अब समूचा देश, संत समाज, महंत अखाड़ों से बाहर आकर के सड़कों पर उतरेंगे। आज इस निकम्मी सरकार ने हमें रोका, आज इस दुर्योधनी अहंकारी सरकार ने हमें रोका, पर मैं दोबारा पालघर जाऊंगा। जिसमें हिम्मत है रोक करके दिखाए। मैं नहीं जा रहा हूं, महाराष्ट्र की 130 करोड़ जनता की आवाज लेकर के जा रहा हूं, उन संतों की, उन साधुओं की, महंतों की आवाज लेकर के जा रहा हूं। इन सरकार को क्या डर है? ये सरकार कहां से आत्मसाक्षारी सरकार हो गई? ये कहां से त्रिकालदर्शी सरकार हो गई? अरे पुलिस के जांच के आरंभ के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने ये कह दिया कि ये तो मॉब लिंचिंग है। हमारा सवाल केवल मात्र महाराष्ट्र सरकार से इतना ही है कि जांच के आरंभ के पहले आपने निष्कर्ष कैसे निकाला? ये सबसे बड़ा बिंदु शक के घेरे में आता है। और दूसरा बिंदु मैं कह दूं, दूसरा बिंदु वहां पर जैसे हमारे सीनियर नेता है संबित पात्रा जी, उन्होंने कह दिया वहां पर राष्ट्रवादी और कुछ अन्य दलों के नेता थे जिनको बचाने का प्रयास समूचे देश में देखा है। महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार से छलावा नहीं कर सकती। कोरोना के कारण जो साधु संत महंत जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं, पूरी तरह से त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन जीते हैं, पर आज हमने आगाज किया है। आज के बाद हर गली में, हर शहर में, हर गांव में, हर अखाड़े के बाहर लोग संत सड़कों पे उतरेंगे। महाराष्ट्र सरकार पे विरोध प्रदर्शित करते हुए हम ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए इसकी मांग करेंगे। अरे दाल में काला नहीं है, मन में प्रामाणिकता है, पारदर्शिता है, तो ये डरपोक सरकार डरती क्यों है? आपको कोरोना मां गांधारी के भांति आंखों पर पट्टी बांध आप रोक क्यों रहे? संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, आप लोग संजीव कौशिक, जिस भूमि पर, जिस भूमि संजीव जी, संतों को मारा गया वहां पर हम दिए जलाएंगे, दिए जलाकर उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी प्रार्थना करेंगे। वहां पर मंदिर स्वरूप स्मारक बने इसकी हम सरकार से गुहार लगाएंगे। ममता काले को बताएं। यह मामला महाराष्ट्र की ममता काले, स्वामी दीपांकर, महाराष्ट्र की रावण राज सरकार, महाराष्ट्र की अंधेर नगरेज वाली सरकार, यह मामला
सीबीआई को सौंपे, इसकी मांग करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार को यह मामला सीबीआई को सौंपना आप देखिए होगा। संजीव जी, सरकार हल्के में हमें संजीव जी देखिए, जैसे राम कदम ने कहा बात बहुत आगे निकल चुकी है, बात बहुत आगे निकल चुकी है, आप लोग बहुत नर्वस हैं। आप संजीव जी बात आगे निकल चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। संजीव जी आप कुछ नहीं कर सकते। संजीव जी बात निकल चुकी है। आप लोग ईमानदार जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं कि सीबीआई जांच मत कराइए। ममता काले जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि सीबीआई जांच नहीं कराए। ये दौड़ी सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच रही है? ये कहां पे कहने गए कि सीबीआई की जांच नहीं हो, क्योंकि इनको पता है कि अगर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो पूरी तरह से लोग बेनकाब हो जाएंगे। ममता काली जी रोक क्यों रहे? ये कह रहे हम जांच नहीं करेंगे, किसी को जांच नहीं करने देंगे। ये क्या लॉजिक है? अरे क्या बेनकाब हो जाएगा? अरे दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस को जांच के नाम पर दिखावा करने में आप लोग महारथी हैं। 200 दिन से ज्यादा हो चुके हैं की मौत हो जाती है, वहां दिखाई नहीं देता है। पर अब तक जांच के नाम पर मुंबई पुलिस ठन गोपाल है। सत्ता जाने का इतना अब तक महाराष्ट्र पुलिस ठन गोपाल, अर्नब जी सबूत के नाम पर हाथ खाली है आपके। और वैसे भी ममता जी, इनको टाइम कहाँ है? इनको तो सिर्फ रिपब्लिक को इन्वेस्टिगेट करना है, आपको जांच करने की टाइम कहाँ है? एब्सोल्युटली, आपकी तो सिर्फ एक चीज की इन्वेस्टिगेट करनी है, रिपब्लिक हर दिन रात। ममता काले जी डिबेट पर है। ममता काले विक्रम सिंह यादव के साथ, राजपूत के साथ हो जाए डिबेट। ममता काले एब्सोल्युटली, अरे भाई एब्सोल्युटली अर्नब जी, जो भी आपने अभी तक बातें बोली हैं बिल्कुल सही बोला है। ये अरे भाई ओ भाई साहब जरा आप शांत हो जाइए। और देखिए जो हलफनामा इन्होंने डाला है, क्योंकि हलक में ना, इनके हलक में डर अटका हुआ है, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। और बाय द वे इस सरकार को, जो सरकार 3 तिकड़ी की झोल झपाटे की ये झूठी सरकार वहां पर बैठी है, एक कुलदेवी की कृपा से बैठी हुई है। और ये वही कुलदेवी है अर्नब जी जो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी दौड़ती भागती एक पिटीशन लेकर के, और भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। कुलदेवी जी ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भगवान श्री राम तो है ही नहीं। तो ये लोग, ये दंगी, ये अहंकारी, ये भगवा विरोधी सरकार हमारे संत महाराजाओं को न्याय दिलाएगी? अर्नब जी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने वधावन ब्रदर्स, जो भारत के डिफॉल्टर्स हैं, वधावन ब्रदर्स, उनको लॉकडाउन के समय पर पुलिस जो है उनके लिए चिट्ठियां निकली थी कि ये हमारे परम मित्र हैं, इनको खंडाला जाने दीजिए, इनको पिकनिक पर भेज रहे थे। अरे शांत हो जाइए। ममता काले क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी? ममता काले को आपसे नहीं सुनना है, समझे? आप अपनी कुलदेवी को समझाइए, पहले आप अपनी कुलदेवी को समझाइए। आप लोग वो हो जो संत महाराजाओं के पीछे पड़े और इस देश के अंदर भगवा आतंकवाद को स्थापित करने वाले लोग हो आप लोग। आप सिखाओगे, आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी, जहां पर भी आपकी सरकार होगी, महाराष्ट्र में होगी, राजस्थान में जहां होगी, वहां हमारे संत महाराजाओं का सम्मान हो जाए, ये उम्मीद भी करना आप लोगों से बहुत बड़ी गलती है। और जहां तक आपके पुलिस का सवाल है ना, आप सुनिए, जहां तक आचार्य तुषार भोसले और उनके साथ विक्रम सिंह यादव। अरे ममता काले जी, 28 अप्रैल को शुरू हो चुका है। आचार्य तुषार भोसले ये कह रहे हैं भूल जाओ पालघर को। आचार्य तुषार भोसले ये कह रहे हैं भूल जाओ पालघर को। महाराष्ट्र में आपातकाल की शुरुआत हो चुकी है, हमें हिरासत में ले लिया गया। इस महाराष्ट्र में साधु संतों को हिरासत में लेते हैं। हम आंदोलन कर रहे थे, हमारा टेंट उखाड़कर धारा 144 लगा दी गई, मीडिया को दबाव में डाला जा रहा है, और अभी जो साधु संतों का पक्ष रख रहे हैं उनको भी हिरासत में ले रहे हैं। ये मुगलों जैसी ठाकरे सरकार है। ये तानाशाही रवैया महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का सारा संत समाज राम कदम जी के पीछे डटकर खड़ा है, बिल्कुल उनके साथ खड़ा है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठाकरे सरकार कान खुलकर सुन ले, ये मुगलों जैसा रवैया छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि में बिल्कुल नहीं चलेगा।
हम सारे राम कदम जी के साथ में हैं। महाराष्ट्र का पूरा संत समाज सीबीआई की मांग करता है। ये कितने दिन किसको हिरासत में डालेंगे? पुलिस का दबाव दिखाते हैं क्या? ये अपनी हिटलरशाही हमको ना दिखाए, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। आचार्य जी, ऐसा नहीं चलेगा। आचार्य जी मूल मुद्दे पर लाता हूं। अभी 7:29 है। अभी मैं डिबेट में वापस संबित पात्रा को ला रहा हूं। देखिए, आरोप है मेरा आरोप है। 1 मिनट संजीव जी, 1 मिनट, डिबेट हो रही है। आरोप है मेरा, संबित पात्रा डिबेट करेंगे विक्रम जी के साथ। आरोप मेरी तरफ से एक ही आरोप है कि आपने लोगों को कहा कि हम पालघर की जांच करेंगे। जब अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत ने पूरी वीडियो दिखाई, आक्रोश हो गई देश में, मुहिम बन गई, तब स्वामी दीपांकर, उस समय आपको याद है, स्वामी दीपांकर हमारे प्रोग्राम पर आए थे। उन्होंने कहा मेरे साधु को क्यों मारा? संबित पात्रा को याद होगा। 1.5 महीने मुहिम चली देश में, 1.5 महीने 2 महीने पूरी मुहिम चली देश में। ये बैठ के फिर अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे। उसके बाद स्वामी दीपांकर इन्होंने कहा, हत्या और हत्या में नजर उसके बाद स्वामी दीपांकर इन्होंने कहा कि देखिए, आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं जांच करूंगा, जांच करूंगा, ये कहा जांच करूंगा। और आज मैं आरोप लगा रहा हूं उद्धव ठाकरे को कि जांच कहां है भाई? आपने जांच की प्रॉमिस की, आपने क्या किया? दोस्तों मैं बताऊं, महाराष्ट्र सरकार ने 177 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन मैं बोलूंगा पहले, फिर आप बोलेंगे। आप रुक जाइए संजीव जी, आपका तो मैं पूरा पर्दाफाश करूंगा अभी। 1 मिनट, अरे भाई, अगले 15 मिनट में आप लोगों को ऐसा एक्सपोज करूंगा कि तो आप लोगों को याद रहेगी। स्वामी दीपांकर जी 177 लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद स्वामी जी धीरे धीरे हल्के ये बदमाश आरोपियों को जमानत पर छूटते रहे, सब एक के बाद एक निकले। क्योंकि कमाल है भाई, तुम लोग कैसे लोग हो? मैं सब तुमको क्या लगा था भाई? 1 मिनट विक्रम, अर्नब गोस्वामी को 8 दिन तलोजा जेल में डालोगे तो बाहर आके चुप हो जाओगे? सोचा था ना बेटा, अब करो मुझे। अरे तलोजा की रोटी खाकर और मजबूत होके निकला हूं मैं। तलोजा की रोटियां खाकर मैं और मजबूत होके निकला हूं बेटा, याद रखो। हाँ, जेल की रोटी खा के निकला हूं। मेरी बात सुनो। अरे भाई, संबित बोलेंगे। उसके पहले 1 मिनट, अभी तो संबित फुल फॉर्म पे डिबेट पे नहीं आए। संबित अभी बोलेंगे, मगर उसके पहले 1 मिनट यार, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। अरे प्लीज यार, उसके पहले स्वामी दीपांकर को एक बार तो सुन लो। स्वामी दीपांकर जी, इन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए, इसीलिए आप सच नहीं बोलेंगे। 28 आरोपियों को जमानत पर वो लोग बरी हो गए। और झूठ बोलेंगे। सुन लो भाई, अरे भाई सुनो मेरी बात। अरे क्या संतों के ठेकेदार क्या कर रहे हो? अर्नब गोस्वामी को जेल में और पालघर के साधुओं को जिसने मारा वो बेल में। हाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। अर्नब, स्वामी जी ये सच्चाई है, इन्होंने सब लोगों को छोड़ दी। इन्होंने आपको कहा था हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, यही किया। सारे आरोपी जमानत पर बरी हो चुके हैं। अब पूछिए सवाल, इनको पूछिए। मैं अर्णव भाई, पिछले तकरीबन इस 8 दिनों की यात्रा, और इस यात्रा में जिस प्रकार की पूरे देश ने पीड़ा झेली और समझा, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि 8 दिन बाद मैं आज अपने भाई को सुनकर पूर्णता तृप्त और पूर्णता प्रसन्न प्रतीत कर रहा हूं। और एक पत्रकार रूप में, एक योद्धा के रूप में, और एक कलम के योद्धा के रूप में मैं स्वागत करता हूं भाई आपका। धन्यवाद स्वामी जी। अर्णव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मेरे भाई। आर्याव्रत में, सनातन में। धन्यवाद मेरे भाई। अब मैं अपनी बात कहता हूं कि मुझे तकलीफ इस बात की है कि किसी को मरना पड़ता है
न्याय पाने के लिए, इसके बाद राजनीति और की बातें उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो चीखना पड़ता है। मरे संत हैं तो बोलना मेरा कर्तव्य है, और अगर मैं बोलता हूं तो कहते हैं कि आप बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं, आपसे बीजेपी बुलवा रही है। मुझे पता है कि जिस प्रकार एक पत्रकार के साथ समूचा पत्रकार बिरादरी खड़ा नहीं हुआ, आज उन्हीं संतों के साथ भी कुछ लोग खड़े नहीं हो रहे, और अगर खड़े होते तो मंजर ये बिल्कुल ना होता। और एक श्लोक कहूंगा वेद का कि अति सर्वत्र वर्जते, याद रखिएगा, अति सर्वत्र वर्जते। मैं मानता हूं कि मुंडे मुंडे मत भिन्ना, पर अति सर्वत्र वर्जते बैठा हुआ प्रत्येक पैनलिस्ट विद्वान भी है और बुद्धिमान भी। उसके बाद भी अगर जो सनातन के सिपाही और निराहारी संतों को न्याय दिलाने की बात आती है तो विरोध में खड़ा होता है, तो याद रखिएगा, बताइए आप इमोशनल ऋग्वेद में वेद में कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। याद रखिएगा, पर बात अगर सनातन की होगी तो सनातन का हर व्यक्ति बोलेगा, हर सनातनी बोलेगा, और अगर जो हर सनातनी को रोकने में आप सक्षम है तो डाल दीजिए सारे सनातनियों को जेल में। हमें तो भगवा का पता है, क्योंकि हम भगवा चलते हैं। मगर कम से कम एक साधु को न्याय देने में अगर जो देश की हुकूमतें असफल महसूस कर रही है और असफल है, तो ये उस देश की सियासत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो देश की सियासत देश को चलाने में अपने आप को बुद्धिमान समझती है और कैपेबल समझती है। याद रखिएगा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। आप जिस प्रकार से एक दो निराहारी संतों को न्याय तक देने में असफल हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? के प्रति नरम है, आप बीजेपी विरोधियों के प्रति गरम है, आपका लोग इस्तेमाल नरम गरम का इक्वेशन हो गई तसल्ली, मगर जहां सन्यासी की मृत्यु हुई, अरे छोड़ो प्रेम कुमार, तुम्हें नरम हो जाता। अरे छोड़िए प्रेम कुमार। और मैं महाराष्ट्र सरकार से मैं महाराष्ट्र की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं संबित पात्रा महाराष्ट्र की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं उद्धव जी, बात कीजिए उद्धव ठाकरे की सरकार, उद्धव जी से कहना चाहता हूं कि उद्धव जी बुलाइए उनको, सुन रहे उद्धव जी, बुलाइए उनको, सुन रहे उद्धव जी, आए प्रवचन दें कि आपने राम कदम के जन आक्रोश मोर्चे को तो रोक ली, मगर सारे देश की जनता को कैसे रोकोगे? सारे देश की जनता को कैसे रोकोगे? अर्नब जी, सच कहा राम कदम ने संबित पात्रा कि भारत के लोगों के आक्रोश को कैसे रोकोगे उद्धव जी? पूरे देश में जो संतों की हत्या के खिलाफ गुस्सा है उसे कैसे दबाओगे? ये सवाल सच है। अगर मैं फोन लाइन खोल दूं ना संबित पात्रा, तो केंद्र सरकार के खिलाफ, अगर मैं फोन लाइन खोल दूं आप समझ जाएंगे संबित पात्रा कितने जन आक्रोश मोर्चे को ये लोग रोकेंगे। संबित पात्रा और प्रेम कुमार के बीच में टक्कर की आवाज बंद हो जाएगी। ये फहराते हैं ना, नहीं, ये इनका नाम सिर्फ प्रेम कुमार है, दरअसल इनका वास्तविक नेम अधर्मी कुमार है। क्या बोलते हैं? और आज मुझे बोलने दिया जाए, ये अधर्मी कुमार जी का बंद किया जाए आवाज। प्रेम जी एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये अधर्मी कुमार का आवाज बंद करिए, मुझे जरा बोलने दिया जाए। ये नॉन स्टॉप बोलते हैं। ये अभी कह रहे थे कि नरम है गरम है, मैं बताता हूँ ये जिहादी चरम है। ये नरम गरम क्या कर रहे थे आप? जिहादी चरम है, चरम जिहादी है आप। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा अर्नब जी, ये साधुओं की हत्या 16 अप्रैल को हुई थी। आप जानते हैं अर्नब जी, 16 दिनों तक ये जो उद्धव जी की सरकार है ये चुप थी। 16 दिनों तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जब हम लोगों ने इसको ट्वीट किया, आप लोगों ने इसे टीवी पे दिखाया, उसके बाद उद्धव जी ने कहा कि हाँ गिरफ्तारी हो रही। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 28 लोगों को बेल पे बाहर छोड़ा गया, क्योंकि 28 लोगों के खिलाफ कोई चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई। किसी प्रकार का चार्जशीट बना के दाखिल नहीं किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार से, और ये जो 4 अधर्मी यहां बैठे हैं, भैया आपको सीबीआई से इतना डर क्यों है? आप क्यों चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सीबीआई कोई जांच न करे? सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई आए
तो सीबीआई को क्वारंटाइन कर दो, सीबीआई को जांच मत करने दो, पालघर के केस में सीबीआई को न आने दो, टीआरपी के केस में सीबीआई को न आने दो। आप आखिर क्या ऐसी क्या बातें हैं जो आप छिपा रहे हैं? देखिए, यहाँ ममता काले जी ने बिल्कुल सही कहा, ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को अपमानित करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो भगवा आतंकवाद का रोना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, भगवान राम के खिलाफ कहते हैं। और आज मैं कहता हूं, अरे उद्धव जी, कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, आप एक अधर्मी सरकार चला रहे हैं, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। और आप देखिएगा, अगली बार जब चुनाव होगा, प्रत्येक हिंदू शिवसेना को जवाब देगा, बटन दबा के शिवसेना को हटा के जवाब देगा। आप, अरे बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती थी, 2 दिन पहले बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती थी। बाला साहेब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट थे। आप सोचिए, उनकी पार्टी आज हिंदुओं पर कुठाराघात कर रही है, उनकी पार्टी आज हिंदुओं की कमर तोड़ रही है, उनकी पार्टी आज सोनिया जी के चरणों पर बैठ करके हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। आज बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी सोनिया गांधी के चरणों के नीचे बैठी हुई है, आज वो इटली के कदमों पर बैठी हुई है। और ये जो पालघर का लिंचिंग हुआ है, ये गढ़चिंचोले गांव जो है, उसमें क्रिश्चियन मिशनरी और सीपीएम एनसीपी, इनका जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में शिवसेना उनको बचाव दे रही है। शिवसेना नहीं चाहती है कि जो असली षड्यंत्रकारी है वो पकड़े जाएं। शिवसेना चाहती है उनको उनके छत्र छाया के नीचे रखा जाए। अरे अधर्मियों, ये जो 4 अधर्मी यहां बैठे हुए हैं, एक अधर्मी का नाम प्रेम कुमार। काहे का प्रेम कुमार? इनके मन में केवल प्रेम है तो इनके मन में प्रेम कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया जी के लिए, इनके मन में प्रेम उन लोगों के लिए है जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, इनके मन में प्रेम पाकिस्तान के लिए है, इनके मन। मगर इनको पूछिए संबित इनको पूछिए, पाकिस्तान के लिए संबित तो अधर्मी कुमार है। संबित पात्रा, ये प्रेम कुमार और विक्रम को पूछो हिंदुओं के लिए क्या किया था? असली सवाल। 1 मिनट, हिंदुओं के लिए आप लोगों ने क्या किया? और बेताल दोनों से पूछता हूं मैं। किसको कहा विक्रम और किसको बेताल? ये विक्रम और बेताल दोनों से पूछता हूं मैं, सीबीआई से क्यों डरते हो? संबित पात्रा ने इनको विक्रम और बेताल कह दिया। दोस्तों, मैं तो विक्रम से भी पूछता हूं और बेताल से भी पूछता हूं। अरे विक्रम और बेताल, तुम दोनों सीबीआई से क्यों डरते हो? ऐसा क्या है जो सीबीआई का नाम सुनते ही बेताल विक्रम का साथ छोड़ करके पेड़ के ऊपर? अरे ये आ गया बेताल, ये बेताल को देखो, ये बेताल, ये विक्रम। हे भगवान, ये विक्रम और बेताल की जोड़ी, ये देखो, ये विक्रम बेताल को छोड़ना नहीं। जब अगला चुनाव आएगा, ये विक्रम बेताल को छोड़ना नहीं। ये अधर्मी विक्रम बेताल है, दोनों के दोनों अधर्मी। ये विक्रम कांग्रेस पार्टी है और ये बाकी दोनों बेताल उस विक्रम के कंधे पर लटके हुए हैं। मैं बताता हूँ, ये विक्रम कांग्रेस पार्टी है और ये दोनों बेताल है, बाकी दोनों बेताल है, इनको छोड़ना नहीं। अरे अधर्मियों, तुम सोचते हो हम छोड़ देंगे? सीबीआई की जांच होगी, तुम धरे जाओगे, जेल के पीछे चक्की पिसोगे, देखना। संबित जी, बंटी और बबली का समर्थन करते हुए विक्रम और बेताल हमारे प्रोग्राम पर आज दोनों बोल रहे हैं। कैसा चेहरा बना के बैठे हैं? बोला कि विक्रम और बेताल बंटी और बबली का समर्थन कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर, तो ये बताइए कि पूछता है भारत ममता काले जी। नहीं, मूल मुद्दे पर आते हैं। आपने जांच को कमजोर करने की साजिश क्यों की? पहले इन लोगों ने हत्या की जांच पर अफवाह का पर्दा डाला। जांच कराए? अरे अफवाह का पर्दा डाला और उसके बाद आपने कहा कि अफवाह सुनकर लोग इकट्ठा हुए। संबित पात्रा जी, फिर बताया कि गोस्वामी जी आप कह रहे हैं भीड़ को शक था कि लोग वहां पे बच्चा चुराने आए थे। मारा गया। आप बताओ, आपने फिर बेताल मारा गया उन लोगों को? नहीं, इनको बेताल मत बोलिए, इनको बेताल मत बोलिए, ये बेकाबू हो जाएंगे। आप बेताल कहेंगे मतलब? अरे बेताल मतलब इसका ताल नहीं है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इसका ताल नहीं है बातचीत में, बेताल मतलब बिना ताल के बातचीत। ममता काले, मैं पूछना चाहता हूँ कि 70 साल के बुजुर्ग को कोई बच्चा चोर समझ सकता है कैसे?
70 साल के साधु संत, जो साधु संत के वस्त्र पहने हुए हैं, उद्धव सरकार कहती है कि लोग उनको बच्चा चोर समझती थी, और जिन्होंने इनको मारा सबको बेल पर छोड़ दिया इन लोगों ने। सारे 28 आरोपियों को जमानत मिल गई, और अभी सवाल पूछ रहे हैं तो यहां पे विक्रम, बेताल नहीं विक्रम, उल्टा जो कुछ मन में आए बोल रहे हैं, मगर सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ममता काली जी छोड़िए मत, डिबेट में और 5 मिनट बाकी है, जमकर इनको पूछिए। हिम्मत है तो सुनाओ आवाज। हिम्मत तो आप में नहीं है, तब से भाग रहे हो जी। अर्नब जी देखिए, आप में नहीं, आप भाग रहे हो आधे घंटे से। सुनाओ आवाज सुनाओ। अरे मैं पूछता हूँ कि बच्चा चोर क्या गाड़ियां लेकर वहां पे आता है? विक्रम बेताल इन दोनों को, और ये ममता काली डिबेट में है विक्रम के साथ। जो नकली जनेऊधारी जो बाबा है ना, 51 साल के युवा नेता जिन्होंने युवा की परिभाषा बदल दी हिंदुस्तान में, 51 वर्ष के युवा नेता जो इस देश के नकली पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट वीजा में हिंदुस्तान में रहते हैं, बाकी टाइम भगे पड़े रहते हैं विदेश में, और वो व्यक्ति जो कोट पैंट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, ऐसे नकली हिंदुस्तानी अगर वो सरकार में बैठे रहेंगे इन लोगों के साथ, तो आप उम्मीद भी कैसे कर सकता है कोई हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के अंदर कि हमारे जूना अखाड़ा के संत महाराजाओं को न्याय मिलेगा। और सही बोला आपने, किसका बच्चा चुराया था, किसका बच्चा चुराया था हमारे संत महाराजाओं ने? क्या वहां के गृह मंत्री जी का बच्चा चुराया, मुख्यमंत्री जी का बच्चा चुराया, सीपी का बच्चा चुराया? बताइए किसका बच्चा चुराया था? आपने की हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि वो बच्चे चोर हैं? और इतने पैंडेमिक के समय पे हजारों लोग डंडे लाठी लेकर के आगे सड़कों पर मारने के लिए हमारे संत महाराजाओं को, और वहां पर पुलिस खड़ी थी, वो हाथ जोड़कर महाराज बोल रहे थे कि हमें बचा लो, और उसके बाद गृह मंत्री जी कहते हैं कि बच्चा चोर समझ करके गलती से मार दिया। जो गृह मंत्री जी ने शुरुआत में, विक्रम जी रुकिए, सीआईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में भरा, और उसके बाद विक्रम जी, वहां के गृह मंत्री साहब कहते हैं कि हमारी पुलिस डर गई, भीड़ इतनी थी कि हमारी पुलिस डर गई, इसलिए वहां से निकल करके भाग गई। अरे विक्रम जी और गृह मंत्री साहब, अगर सरहदों पे खड़े हमारे फौजी आपकी तरह बात करने लग जाए ना, तो आपकी अक्ल 2 दिन में ठिकाने आ जाए, सारा चीन अंदर आ जाए। आप कहते हो कि पुलिस वाले डर गए, और वो पुलिस वाले डर गए तो उनको हक नहीं है पुलिस की वर्दी पहन करके इस देश के महाराष्ट्र राज्य के अंदर नौकरी करने का। और आपको भी गृह मंत्री साहब अनिल देशमुख जी, हक नहीं है किसी प्रदेश का गृह मंत्री रहने का। ये ऐसे बयान अगर आप देंगे गद्दी में बैठ करके, और उसके बाद जिन लोगों को अंदर होना चाहिए उनको जमानत दे दो, लेकिन जो व्यक्ति सच बोले उसको अंदर जेल में डालो। ऐसे विध्वंसी लोगों आपको छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अरे वरे मत करिए, आप बिल्कुल सही बोला। अरे तो कौन छोड़ना चाहता है, कोई क्या बोल रहा है? यहाँ पर अरे ममता काली जी कौन कह रहा है किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना बुलंदशहर को छोड़ेंगे, क्योंकि राम कदम ने तो कह दिया। नहीं, राजपूत जी, राम कदम ने कह दिया, मैं फिर से करूंगा। राम कदम जी इनको बोल दीजिए, आप क्या फिर से आप जन आक्रोश यात्रा या मोर्चा लेने वाले हैं? तो रोक के दिखाएं। राम कदम जी आप फिर से चैलेंज कर रहे हैं आपको प्रोग्राम में दोबारा, खुला चैलेंज। राम कदम और प्रेम कुमार को लेकर फिर राम कदम और प्रेम कुमार के बीच में खुली टक्कर। राम कदम जी आप फिर से मोर्चा ले जाने वाले हैं कि नहीं? मैं खुल करके, महाराष्ट्र की सरकार कान खुल करके सुन ले। आज उन्होंने जबरन मुझे रोका, पर 130 करोड़ जनता की आवाज को लेकर के, संतों की आवाज को लेकर के मैं पुनः पालघर जाऊंगा, उसी भूमि में जाकर जहां पर हमारे संतों को निर्ममता से, बर्बरता से उनकी जघन्य हत्या हुई, वहां पर जगत गुरु जी करके उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी कामना करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। और महाराष्ट्र सरकार जगत गुरु जी, जगत गुरु जी, मुझे लग रहा है आज सबको सुनकर कि दोबारा वही उसी तरह से पालघर राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है जैसे आज से 200 दिन पहले बनी थी। लोगों का जो गुस्सा जो दबकर रहा गया था इतने दिनों से, वो दबा नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है जगत गुरु जी दोबारा पालघर राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है फिर से। बेटा राम कदम जी संघर्ष कर रहे हैं, सारा संत समाज उनके साथ है। अब ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये वक्त आ गया।
212 दिन हो गए, 212 दिनों में सरकार साजिश में रच रही है, हर व्यक्ति के खिलाफ साजिश रच रही है। अब ये सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया। राम कदम के साथ है हम, तुम अपना संघर्ष करो बेटा, सारा संत समाज तुम्हारे साथ है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संबित पात्रा, क्या पालघर से महाराष्ट्र की राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए पालघर क्या महाराष्ट्र या पूरे राष्ट्र का मुद्दा बनेगा? अर्नब जी, योगी सरकार में होगी तो आप नहीं बोलेंगे? अर्नब जी, मैं दोनों साधुओं का नाम लास्ट में याद दिलाना चाहूंगा, कल्पतरु जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज। देखिए, बड़ी बड़ी विडंबना है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे इस देश में, अच्छी बात है कि हम तबरेज का भी नाम याद रखते हैं, अखलाक का नाम याद रखते हैं, किसी की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, मगर कोई सुशील गिरी महाराज का नाम या कल्पतरु महाराज का नाम तक याद नहीं रखता है। ये आलम है इस देश में। मैं कहता हूं कि सुशील गिरी महाराज हो या कल्पतरु महाराज हो, इनको न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या दोष है? क्या दोष है? क्या वो भगवा कपड़ा पहनते थे, ये उनका दोष है? क्या वो एक साधु थे, ये उनका दोष है? क्या वो एक हिंदू थे, ये इनका दोष है? क्या वो सनातनी थे, इसलिए उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए। अन्यायी सरकार है, ये अपने आप को अघाड़ी सरकार कहती है। आप देखिएगा, ये सरकार अगली बार जो आज है वो पछाड़ी हो जाएगी, पछाड़ी, पिछाड़ी नहीं, पछाड़ी। जब जनता इनको पछाड़ी मारेगी तो हम इनको विपक्ष में देखेंगे और पछाड़ी विपक्ष कहलाएगी। और अर्नब जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस विषय को मीडिया के माध्यम से आगे उठा के रखिए और ये विक्रम बेताल से बोलिए कि जब भी बेताल को सवाल पूछा जाता था तो बेताल उड़ करके पेड़ पर लटक जाता था। जब भी आज ये बेताली सरकार को पूछा जाता है कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराओगे, ये बेताल उड़ करके पेड़ पे लटक जाता है, ये उत्तर नहीं देता है। इसलिए इस बेताल से सावधान और इस बेताल को किसी न किसी तरीके से, मैंने तो लोकतांत्रिक तरीके से मैंने तो शपथ खाई है संबित। बेताल का समय पूरा। संबित जी, स्वामी दीपांकर जानते हैं मैंने शपथ खाई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कुछ भी कर ले मेरे साथ, मैं इस मुद्दे को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। और देशवासियों, मेरे पास देश भर के लोग फोन करते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि अर्नब आप अपना ख्याल रखिए, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आदमी इस देश के आम जन की, इस देश के संतों की और सनातन संस्कृति की फिक्र करता है, उसे अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि तुम धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। साथियों, मैंने अपनी पूरी ताकत राष्ट्र के नाम समर्पित कर दी है। मैंने यह ठान लिया है कि हर हाल में इस राष्ट्र की और इसकी संस्कृति की रक्षा करूंगा मैं। पालघर मामले में भी हमारे ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक संतों को न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।